तो ये सारा काम जो है इसको करने के लिए आपको डेल की डेफिनेशन आनी चाहिए, यानी कि आपने बार बार डेल जो है, डेल ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करना है। तो आपको डेल की डेफिनेशन जो है उसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेल। ठीक है, डेल की डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो आप उस डेल को लेकर, चाहे आप डेल के साथ डाइवर्जेंस ले रहे हैं, डेल के साथ ग्रेडियंट ले रहे हैं, या डेल के साथ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप कर पाएंगे। अब हमने आगे थोड़ा सा इससे मूव अहेड करना है, और ये तो डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस था, ठीक है। अब हमने इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ जाना है, क्योंकि आप जो है वो बार बार इसको इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसको भी यूज़ करेंगे इस क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। और इंटीग्रेशन वगैरह, ये इंटीग्रल कैलकुलस, ये पहले आपने मैथ के कोर्सेज़ के अंदर भी इसको पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये है कि हम इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं कि हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह इससे प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व करने हैं वो हम करेंगे। बाकी मैं इसके अंदर आपको जो 2 थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ भी कराऊंगा। वो प्रूफ डाइवर्जेंस, या जिसको ग्रीन थ्योरम कहते हैं, और दूसरा जो है स्टोक्स थ्योरम जो है, ये आपने इसके प्रूफ किए हुए हैं पहले भी, लेकिन वो मैकेनिक्स में किए हुए हैं, वो और तरीके से हैं, लेकिन यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आकर हम ज़रा उसको थोड़ा सा डिफरेंट से तरीके से वो मैं करवाऊँगा आपको। इसने तो वैसे कोर्स के अंदर कोई ये है नहीं है लाजमी कि आप वो करें, लेकिन उनका पता होना चाहिए। आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये चीज़ें प्रूव किस तरह जो हैं वो हुई हैं। ठीक है जी, तो अब हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसको शुरू करते हैं। और जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स जो हैं, तो लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स जो हैं ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बल्कि ईएमटी के अंदर भी जब आपने ईएमटी का कोर्स पढ़ा था तो उसको गाउस लॉ को हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं। तो गाउस लॉ के अंदर आपने सरफेस इंटीग्रल जो है उसको स्टडी किया हुआ है। फिर आगे जब आप जाते हैं उसके ऊपर एम्पियर्स लॉ पर, तो वहाँ पर फिर आप लाइन इंटीग्रल जो है उसको स्टडी करते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। इनकी यहाँ पर ज़रा हमने फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है वो देखनी है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास ये 3 किस्म के जो मेन इंटीग्रल होते हैं। कौन कौन सा? लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। इनको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब लाइन इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पाथ को, ठीक है। लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स ए पाथ। लाइन इंटीग्रल जो है वो एक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके पास सरफेस इंटीग्रल जो है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस इंटीग्रल gives us information about फ्लक्स। कितना फ्लक्स, फ्लो। फ्लक्स क्या होता है? किसी चीज का फ्लो कर जाना, उसको हम फ्लक्स का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो आपको किसी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, कोई सरफेस के जिसने कोई वॉल्यूम बाउंड किया हुआ है
उस वॉल्यूम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल्स represents the volume enclosed by the surface, जो कि किसी सरफेस से इनक्लोज्ड होती है। ठीक है, तो अब पहले नंबर पर हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल को। इसके अंदर फर्स्ट वन इज लाइन इंटीग्रल। अब मैंने आपको जैसे बताया कि लाइन इंटीग्रल बेसिकली क्या, पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन है, अ लाइन इंटीग्रल is in the form of expression। इसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे a to b v डॉट dl। तो यहां पर जो है वो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। यहां पर v जो है वेक्टर फंक्शन है और d जो है वो पाथ का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंटरसिमल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो जो पूरा पाथ है जिसको आपने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ये उसकी एक इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं यहाँ पर, तो ये आपके पास जो है z, x और y। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट A है, तो इधर से ये पाथ शुरू होता है, इधर आके ये पाथ B पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर यूँ मिला लें, ऐसा। ये पॉइंट A से B तक जा रहा है। ठीक है, ये पाथ है जिसके ऊपर आपने ये पूरा इंटीग्रल जो है वो लिया। ठीक है, तो यहाँ पर v जो है वो एक वेक्टर फंक्शन है इस इक्वेशन के अंदर। इन इक्वेशन 1 v इज द वेक्टर फंक्शन एंड dl is the small increment of displacement। और ये स्मॉल इंक्रीमेंट है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अब ये जो इक्वेशन 1 के अंदर इंटीग्रल है, इसको हमने कैरी किया अलॉन्ग पाथ P, यानी कि A से B तक ये जो जा रहा है, ये क्या, ये पाथ P है। तो इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है आपकी ये वाली, द इंटीग्रल इज कैरिड आउट। ठीक है, इसको कैरी किया आपने along the prescribed path P। कोई पाथ जो आपने डिफाइन किया P,
उसके अलांग जो है वो आपने ये लिया। अगर ये जो आप पाथ है ये क्लोज लूप है, ये क्लोज्ड लूप है, इफ दिस पाथ इज ए क्लोज्ड लूप, अगर ये पाथ एक क्लोज लूप है तो मैं फिर इस पाथ को जो है वो राइट डाउन कर सकता हूं, इस इंटीग्रल के अक्रॉस एक सर्कल डाल दूंगा। ठीक है, वी विल पुट ए सर्कल अराउंड द इंटीग्रल। तो हम इंटीग्रल के अराउंड जो है एक सर्कल यानी कि ऐसे v डॉट डी एल ये डाल देंगे, इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हर पॉइंट जो है पाथ का उसके ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे v की, एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ we will take dot product of v। हर पॉइंट जो है उसके ऊपर जो वेक्टर फंक्शन v है उसकी हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद डिस्प्लेसमेंट dl। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dl के साथ। और ये कहां तक लेते जाएंगे, टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द पाथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है पाथ के ऊपर वहां तक आप इसको लेते जाएंगे। यानी कि आप ये जो फिगर है इसके अंदर आपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस फिगर को कोई फिगर ए का नाम दे दिया। ये फिगर क्या है, ये कोई फिगर ए है। ठीक है, इस फिगर के अंदर आपने मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिवाइड कर दिया और आपका पाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक आपका पाथ जो है वो जा रहा है। तो इस ए से बी तक पाथ के ऊपर जो वेक्टर फंक्शन है हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है जी, तो अब इसकी कोई फेमिलियर एग्जाम्पल अगर देखी जाए यानी कि इस इंटीग्रल की, तो इसकी मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल जो लाइन इंटीग्रल की है वो है वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, a most popular example, जो ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑफ लाइन इंटीग्रल इज वर्क डन बाय फोर्स। वो जो है वो वर्क डन बाय फोर्स है। तो वो वर्क डन बाय फोर्स जो है उसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एफ डॉट डी एल। इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 का आप नाम जो है वो दे दें। तो जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल की वो बेसिकली डिपेंड करती है उस सर्कुलर पाथ पर जिसको हमने ए से बी तक लिया। यही जो टर्न आ रहा है ना इस पाथ के अंदर, तो ये ए से बी तक जा रहा है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बेसिकली इस पाथ के इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो द वैल्यू
ऑफलाइन इंटीग्रल, जो वैल्यू है आपके पास लाइन इंटीग्रल की, डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है क्रिटिकली ऑन ए पाथ टेकन फ्रॉम ए टू बी। उस पाथ पर डिपेंड करती है जिसको आपने ए से बी तक जो है वो लिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी क्लास भी है फंक्शंस की, वेक्टर फंक्शंस की, कि जिसके लिए लाइन इंटीग्रल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और उसको हम इंटायरली कैलकुलेट करते हैं बाय एंड पॉइंट्स। यानी कि वो यहाँ पर तो ये जो है ये डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर, लेकिन बाद ऐसे भी वेक्टर फंक्शंस होते हैं कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता लेकिन उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल केसेस, यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं ऑफ वेक्टर फंक्शंस के, फॉर विच द लाइन इंटीग्रल is independent of the path। वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है और and is determined only by end points। और इसको जो है वो हम सिर्फ एंड पॉइंट्स जो हैं, अब एंड पॉइंट इसके अंदर कौन से हैं, ए और बी हैं। ठीक है, इस फिगर के अंदर जो एंड पॉइंट्स है आपके, वो ये वाला ए और बी, ये आपके पास एंड पॉइंट्स हैं। तो इनकी मदद से आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो है ये हम इस तरह के स्पेशल वेक्टर फंक्शन यूज़ करेंगे कि जो एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। तो वो जो एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वेक्टर फंक्शन, वो आप कह सकते हैं कि फोर्स का फंक्शन है, क्योंकि फोर्स जब कंजर्वेटिव होती है तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है लेकिन वो एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अ फोर्स हैज दिस प्रॉपर्टी व्हेन इट इज कंजर्वेटिव, जब ये कंजर्वेटिव। ठीक है जी, उसके बाद अब ज़रा इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है उसको करके देखते हैं हम, और फिर उसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल जो है उस पर मूव करेंगे। तो ये जो ग्रिफिथ की किताब है उसकी एग्जांपल 1.6 है।
ग्रिफिथ की बुक की एग्जाम्पल 1.6। ठीक है जी, इसमें एक फिगर है, और वाई यहां पर ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इनको आपस में आप मिला दें, ये इसका पाथ 1 है जो इधर से यूं जा रहा है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, और ये पॉइंट 2, ये 1। तो इधर आप इसको कोऑर्डिनेट्स दे लें, ये 1 है, ये 2 है, और इधर ये 1 है और ये 2 है। ये एक फिक्र है। अब यहाँ पर आपने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस फिगर के लिए, और इस फिगर के लिए जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वो है v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2x y प्लस 1 y यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए पॉइंट जो है वो आपका 1 1 0 के ऊपर है, और बी पॉइंट जो है वो आपका 2 2 0 के ऊपर है। और ये किन के अलॉन्ग है? अलॉन्ग पाथ 1 एंड 2, और ये पाथ 1 और 2 के अलॉन्ग है। तो अब यहाँ पर जो है हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, यानी कि ये लाइन इंटीग्रल हमने फाइंड करना है जो जा रहा है ए से बी, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, जो ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए की तरफ रिटर्न हो जाता है, एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। ये एग्जांपल है। इस अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस पर अब आपको पॉइंट्स जो हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखें कि इसके अंदर जो, अब सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है इसमें डी एल जो है वो क्या होगा आपके पास, डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डी वाई वाई यूनिट वेक्टर, डी जेड जेड यूनिट वेक्टर। अब पाथ 1 जो है वो कंसिस्ट कर रहा है दो पार्ट्स के ऊपर, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं along horizontal segment, ठीक है, along the horizontal segment, horizontal segment के along। तो इसमें आप देखें कि डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0 है, डी एक्स डी जेड इस तरफ होगा, ये डी एक्स ये डी वाई, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो आपके पास डी वाई ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसको इधर निकाल लें तो ये जेड है, तो ये दोनों 0 होंगे। तो अब पहले नंबर पर आप देखें कि अगर पहला पार्ट आप जब सॉल्व करेंगे तो अगर डी एक्स और डी जेड 0 हैं तो जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें डी एल क्या बचेगा, इसमें डी एल सिर्फ डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर के बराबर बच जाएगा, बाकी तो इसके अंदर 0 हो जाएंगे।
उसके बाद जो v डॉट डी एल है, अब v फंक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, यहां पर इसके अंदर y1 है, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है v डॉट डी एल जब आपने निकालना है तो पहले नंबर पर इसको निकालने के लिए डी एल जो है वो डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर के बराबर है, y1 है, y.1 है, ये दिया हुआ है, y पॉइंट जो है वो 1 है, ठीक है, यहाँ पर y पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। तो अब अगर आप इसका निकालें v डॉट डी एल, v डॉट डी एल निकालेंगे तो y1 दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये पाथ जा रहा है 1 से 2 तक, ठीक है, यानी कि इधर से इधर तक जा रहा है, ये 1 से 2 तक जो है ये पाथ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वेयर, ठीक है, इसमें ये y स्क्वेयर तो x यूनिट वेक्टर के साथ है, ये y स्क्वेयर और ये साथ में dx आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये v डॉट डी एल हमारे पास निकल आएगा y स्क्वेयर डी एक्स के बराबर। तो आप इसका इंटीग्रल लें, इंटीग्रल ले लो, ठीक है। तो v डॉट डी एल, अब ये जा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये 1 से 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक, किधर से जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है। तो वाई स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो x के ऊपर जो है वो हो रही है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू एक्स 1 से 2, तो वाई स्क्वेयर 2 माइनस 1 वाई स्क्वेयर, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। तो y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि v डॉट डी एल 1 to 2 हमारे पास 1 के बराबर निकल आया, ठीक है। अब इसे अगले पार्ट कर लेंगे आप खुद, मैंने एक पार्ट कर दिया, यू कैन डू, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो इसी तरह ही करने हैं। अब ये आपने एक पाथ लिया है, फिर आपने दूसरा लेना है, फिर आपने तीसरा लेना है, वो तीनों पाथ लेके उनकी वैल्यू निकाल के तो फिर आपके पास पूरा इस पूरे पाथ का क्या निकल आएगा, लाइन इंटीग्रल निकल आएगा, ठीक है। ये मैं फिर आपसे कल पूछूंगा आगे कि हुआ है कि नहीं, ना हुआ तो मैं फिर करवा दूंगा। तो ये सॉल्व हुई है एग्जाम्पल बुक के अंदर, बुक आपके पास है, मैं करवा देता इसे, लेकिन अब ना वो टाइम ओवर हो गया।